Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. IUCL अप्रेंटिसशिप का एग्जाम होने वाला है 21 नवंबर 2021 को। डिप्लोमा केमिकल और बीएससी के जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ पर मैं एक सैम्पल पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ IUCL अप्रेंटिसशिप का एग्जाम को लेकर। तो ये जो सैम्पल पेपर होने वाला है इसमें हम 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो सैम्पल पेपर रहेगा इट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर बीएससी स्टूडेंट्स, बीएससी पीसीएम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी बीएससी के स्टूडेंट हैं और डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हैं वो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ। डायमंड इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन, has the lowest thermal conductivity, semi liquid form of carbon और has the lowest hardness। तो डायमंड के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। डायमंड के पास हाईएस्ट हार्डनेस होती है और हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो बी और डी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो करेक्ट नहीं होंगे। सेमी लिक्विड फॉर्म ऑफ कार्बन जो है वो डायमंड नहीं होता है। डायमंड इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर मैं इसकी कुछ स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाया गया है डायमंड जो होता है इसमें टेट्राहेड्रल कार्बन्स होते हैं डायमंड में। और अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन होता है इन ग्रेफाइट में। तो ये जो दोनों हैं दे बोथ आर द एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which among the following is an ionic solid? कह रहे हैं इनमें से कौन सा आयनिक सॉलिड होता है? टेबल सॉल्ट, डायमंड, ड्राई आइस एंड ऑल आर आयनिक सॉलिड्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो केटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ एक दूसरे से बंधे रहते हैं और हार्ड होते हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं, ब्रिटल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं टेबल सॉल्ट का, इसमें Na+ और Cl- आयन से मिलकर ये बना होता है। और ये जो टेबल सॉल्ट होता है ये हम घरों में यूज करते हैं, ये आपका खाया जाता है, NaCl इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टेबल सॉल्ट। ठीक है, तो टेबल सॉल्ट जो होता है वो आयनिक सॉलिड होता है। अदर ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन यूनिट रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी, और सी ऑप्शन है परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैं मोलैलिटी के बारे में आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी कि जो मोलैलिटी होती है वो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला उसका क्या रहता है। मोलैलिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं ये ही कहलाती है उसकी मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और जो मोलैलिटी की यूनिट होती है वो होती है मोल पर केजी। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्वेंट है उसका वेट लिया जाता है किलोग्राम्स में, यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डिसॉल्व होते हैं वही उसकी मोलैलिटी होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो सॉल्यूट के मोल्स होते हैं और जो सॉल्वेंट का मास होता है वो दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, इसीलिए जो मोलैलिटी होती है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी में क्योंकि 1 लीटर में लिया जाता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम मोलैरिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के बढ़ाने पर वॉल्यूम भी बढ़ता है, एक्सपैंड करता है वॉल्यूम जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो जो मोलैरिटी होती है वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है,
लेकिन जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज मोलैलिटी। ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। कह रहे हैं फुल फॉर्म ऑफ BTU। BTU की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश टेम्परेचर यूनिट, ब्रिटेन थर्मल यूनिट, ब्रिटेन थर्मोकेमिकल यूनिट। तो BTU जो है वो हीट की यूनिट होती है और इसे बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। आप इस क्वेश्चन को जरूर देखकर जाएं, जितने भी BSc के कैंडिडेट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखकर जाएं। ठीक है, डिप्लोमा केमिकल के कैंडिडेट्स यहाँ पर जरूर प्रेजेंट रहें क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है। वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से रिलेटेड आ सकते हैं। तो ये दोनों ही कैंडिडेट्स वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। यहाँ पर हम 60 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे बफर्स आर मिक्सचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, weak acid and their conjugate base, weak base and their conjugate acid। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला है वो है weak acid and their conjugate base। ठीक है, weak acid and their conjugate base जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्यों होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जो बफर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एसिडिक बफर्स होते हैं और बेसिक बफर्स भी होते हैं। तो अगर हम एसिडिक बफर की बात करें तो जो सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होता है सोडियम एसीटेट के साथ, वो एक बफर सिस्टम बनाता है और वो एक एसिडिक बफर सिस्टम बनाता है। वहां पर जो एसिटिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है और उसी का कॉन्जुगेट बेस जो है वो लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से अगर हम बेसिक बफर एग्जांपल्स की बात करें तो ये होता है मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये है बेसिक बफर का एग्जांपल। तो यहाँ पर एसिडिक और बेसिक बफर्स के दोनों के ही एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि हमें डी ऑप्शन है, बेसिक बेस एंड देयर वीक बेस एंड देयर कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी जो होगा ये इसका आंसर होगा या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और डिस्कस करें कि ये जो डी ऑप्शन है ये भी इसका आंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को हिंट दिया है यहाँ पर बेसिक बफर का, तो आप ऑप्शन में बताइए कि डी भी इसका ऑप्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इनर्ट मेटल इलेक्ट्रोड is normally used in the laboratory। लेबोरेटरी में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस को ऑब्जर्व करते हैं, तो पूछा गया है कि कौन सा इनर्ट मेटल का इलेक्ट्रोड जो है वो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर सिल्वर मेटल इलेक्ट्रोड और कोलोमेल इलेक्ट्रोड। तो कौन सा इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज किया जाता है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के बारे में बता देती हूँ कि अगर हम प्लेटिनम के अलावा अदर मेटल्स यूज करेंगे एज अ इलेक्ट्रोड तो अदर मेटल्स जो होती हैं वो एसिड के साथ मोर रिएक्टिव हो सकती है। इसीलिए जो नॉन रिएक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जैसे कि प्लेटिनम होता है जो कि एक नोबल मेटल होती है, उसको यहाँ पर यूज किया जाता है। सो अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पर प्लेटिनम को यूज करते हैं तो ये जो प्लेटिनम है ये नॉन रिएक्टिव होता है एंड इट विल नॉट टेक पार्ट इन द रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो रही होती हैं उनके साथ जो है उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो प्लेटिनम बेसिकली नोबल मेटल होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, इनर्ट होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलिसिस में एज अ इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। तो यहाँ पर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड जो है वो वाइडली यूज किया जाता है लेबोरेटरीज में इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द मूवमेंट ऑफ आयंस इज इनहिबिटेड बाय।
कह रहे हैं किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आयंस का जो मूवमेंट होता है उसको रोकने के लिए, उसको बंद करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोड, सॉल्यूशन और सॉल्यूट। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आयंस के मूवमेंट को कम करने के लिए या बंद करने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन करेक्ट है ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट हेट्रोजीनियस इन नेचर? कह रहे इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा हेट्रोजीनियस होता है? सॉलिड, सेमी सॉलिड, गैस और लिक्विड। तो देखो, गैस की अगर हम बात करें तो जितनी भी गैसेस होती हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होती हैं। लिक्विड्स भी जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, सेमी सॉलिड्स की बात करें तो सेमी सॉलिड हेट्रोजीनियस होते हैं, लेकिन अगर हम कंप्लीट सॉलिड की बात करें तो दे आर मोस्ट हेट्रोजीनियस इन नेचर। तो जो सॉलिड होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। देखो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो जो होमोजीनियस होते हैं सॉल्यूशंस, उसमें क्या होता है कि बाउंड्री जो होती है वो कोई भी फेस बाउंड्री आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन जो हेट्रोजीनियस होते हैं मिक्सचर्स उसमें आपको बाउंड्रीज जो होती हैं, फेस बाउंड्रीज, वो आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो जो सॉलिड्स होते हैं दे आर मोस्ट हेट्रोजीनियस इन नेचर। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ACS? कई बार बीएससी केमिस्ट्री के पेपर में ये क्वेश्चंस आ चुका है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिए। जहां पर भी मैंने फुल फॉर्म्स पूछी हुई हैं उन फुल फॉर्म्स को आप जरूर याद करके जाएं। तो जितने भी कैंडिडेट बीएससी के हैं वो फुल फॉर्म्स को जरूर याद करके जाएं। हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ फुल फॉर्म्स जो है वो पूछ ली जाए। तो यहाँ पे ACS की फुल फॉर्म पूछी है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ACS का मीनिंग होता है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन, स्टेरेडियन, कैंडिला या फिर डिग्री। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टेरेडियन के बारे में, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टेरेडियन को स्क्वायर रेडियन भी बोला जाता है और स्टेरेडियन जो होती है वो सॉलिड एंगल की SI यूनिट होती है। ठीक है, तो SI यूनिट किसकी है? ये सॉलिड एंगल की। एंड इट इज यूज्ड इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये जो स्टेरेडियन यूज किया जाता है ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के केस में यूज किया जाता है और ये स्टेरेडियन एक डायमेंशन लेस यूनिट होती है। तो यहाँ पर सॉलिड एंगल की यूनिट होगी स्टेरेडियन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों के आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को कहीं से ढूंढना ना पड़े, यूनिट्स जो है वो लगा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी यूनिट्स जो है, जितनी भी आपकी स्टैंडर्ड SI यूनिट्स होती हैं वो मैंने यहाँ पे बताई हैं। लेंथ की होती है मीटर, मास की होती है किलोग्राम्स, टाइम की होती है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की केल्विन होती है, SI यूनिट ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मोल होता है उसकी यूनिट होती है मोल। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ये कहलाती हैं। यहाँ पर इनकी यूनिट्स जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपके एग्जाम में हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पूछ ली जाए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट पूछ ली जाए या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट कई बार पूछी जा चुकी है, तो बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आप उसे याद कर सकते हैं आसानी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल फ्लूइड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ये जो लॉ है ये किसने दिया था? तो ये जो लॉ है कि आपके जितने भी फ्लूइड होते हैं दे एक्सर्ट सेम प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। ये सबसे पहले पास्कल ने बताया था। ऑल फ्लूइड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, तो जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये जो लॉ है ये पास्कल लॉ कहलाता है और पास्कल जी ने दिया था, तो यहाँ पे ये कहलाएगा पास्कल लॉ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोजन कंटेंट इन यूरिया इज अप्रोक्सीमेटली। कह रहे हैं यूरिया में नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है?
तो यहाँ पर जितने भी बीएससी के कैंडिडेट्स हैं मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि जो यूरिया होता है उसका फार्मूला होता है NH2CO NH2, और यहाँ पर जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 45 to 46%। ठीक है, तो आप एक बार इसको जरूर चेक कर लें, 45% अप्रोक्सीमेटली इसमें नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। द रिएक्शन बिटवीन ट्राइग्लिसराइड एंड मेथनॉल इज कॉल्ड। तो जो ट्राइग्लिसराइड और मेथनॉल के बीच रिएक्शन होती है, कई बार मैंने एक क्वेश्चन पहले भी बताया है, वो कहलाती है ट्रांसएस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये ट्रांसएस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी, तो ट्रांसएस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन में पूछा है व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कह रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है। एक मॉलिक्यूल ब्रेक करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, स्पेसीज मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस ओनली, किसी स्पेसी का केवल मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, या फिर टू और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर, और डी ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दीज। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके, केमिकली कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स ए और बी रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे आपने देखी होंगी ये सारी रिएक्शंस, बट आपको याद नहीं हो अगर कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो आप यहाँ से कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन सुन सकते हैं। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलके बना लेते हैं CaO, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बना लेते हैं NH3 अमोनिया, और क्विक लाइन CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके स्लेक्ड लाइन बना लेता है CaOH होल्ड वाइज। तो ये सारे ही रिएक्शन जो हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं, जहां पर दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये जो इसका ऑप्शन होगा, टू और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, ये होगा सी ऑप्शन करेक्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है नेक्स्ट, कह रहे हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 22 मीटर क्यूब, 22.4 लीटर्स, 359 मीटर्स क्यूब, 22,414 लीटर्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ, आपको इसका आंसर पता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस का आंसर जरूर बताएं, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। पेपर में जाने से पहले आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहना चाहिए, हाई लेवल रहना चाहिए। तो यहाँ पर आइडियल गैस के लिए पूछा गया है कि 1 मोल आइडियल गैस में स्टैंडर्ड कंडीशन में वॉल्यूम कितना रहता है। तो एसटीपी पर किसी भी गैस के, आइडियल गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर्स। तो ये होगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार हम इसका आंसर भूल जाते हैं, तो आप इसका आंसर देकर जा सकते हैं। अब जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक बहुत आसान क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए थे, अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ट्रिकी रहेंगे। फर्मी इज अ यूनिट ऑफ, कह रहे हैं फर्मी जो होती है वो किसकी यूनिट होती है, मास की होती है, लेंथ की होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है, या फिर वेलोसिटी की होती है। तो यहाँ पर फर्मी क्या होता है इसकी तरफ हम एक नजर देख लेते हैं इसको। फर्मी जो होती है इट इज यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज यूज्ड to measure the size of nucleus and it is also known as फेम्टोमीटर। इसको फेम्टोमीटर भी कहा जाता है। फेम्टोमीटर को डिनोट किया जाता है FM से, और एक फर्मी जो होता है इट इज इक्वल टू 10 to the power -15 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देख के जाएं। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आने के चांसेस जो है वो रहते हैं। तो फर्मी जो होती है वो लेंथ की यूनिट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा लेंथ, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन द प्योर स्टेट आर, कह रहे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं प्योर स्टेट में
क्या होते हैं, क्या बनाया जा सकता है उनसे प्योर स्टेट में? सेमी कंडक्टर, गुड कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, ठीक है, वो प्योर स्टेट में जो होते हैं वो ना तो गुड कंडक्टर होते हैं और ना ही गुड इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम एटम हैव अ ट्रांजिशनल बिहेवियर बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। तो यहाँ पर जब ये प्योर होते हैं तो इनका जो नेचर होता है, इनका जो बिहेवियर होता है, ये ट्रांजिशनल बिहेवियर शो करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का। इससे क्या बना लिया जाता है, सेमी कंडक्टर्स बनाए जाते हैं एंड दे आर नोन एज मेटलॉइड्स। तो जब ये दोनों प्योर स्टेट में होते हैं तो ये सेमी कंडक्टर होते हैं। तो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स नहीं होते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते हैं, तो ये होते हैं सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। सोलर सेल, कह रहे हैं जो सोलर सेल होता है वो क्या करता है, क्या चीज को कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है, कौन सी एनर्जी जो होती है उसको जो है ये कन्वर्ट करता है। तो जो सोलर सेल्स होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो सोलर सेल जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर एनर्जी ऑफ लाइट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो सोलर सेल होते हैं वो एनर्जी ऑफ लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। जो सन की एनर्जी होती है जिसको हम लाइट एनर्जी बोलते हैं उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है सोलर सेल्स का, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विस्कोसिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड इज अ मेजर ऑफ। कह रहे हैं विस्कोसिटी जो है वो किस चीज को मेजर करती है? रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंसेस, या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो विस्कोसिटी होती है इट इज अ मेजर ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंसेस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंसेस को मेजर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज अबाउट एज दैट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कितने टाइम्स ज्यादा होती है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड इज एन अट्रैक्शन विद इन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अट्रैक्शन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड देयरफॉर दे आर जनरली वीकर। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं क्योंकि उनमें जो अट्रैक्शन होता है वो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होता है, और यहाँ पर वो विद इन द मॉलिक्यूल्स होता है। इसीलिए जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से? तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं नियर अबाउट 20 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, और 2000 टाइम स्ट्रॉन्गर होते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हाईएस्ट टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid can be measured। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि कोई क्वेश्चन हमारा छूटा तो नहीं है। हाँ, 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और 21st क्वेश्चन में पूछा है द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड। बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, इन्वर्जन पॉइंट कहलाता है, या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। तो यहाँ पर मैं आपको वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो हम मेजर कर सकते हैं, वही बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेसिप्रोकल ऑफ द विस्कोसिटी इज कॉल्ड। विस्कोसिटी का जो रेसिप्रोकल होता है, विस्कोसिटी की जो आपकी विस्कोसिटी होती है, अगर हम उसको उल्टा कर दें तो जो प्रॉपर्टी निकल के आती है वो क्या कहलाती है? तो कह रहे हैं सरफेस टेंशन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंसेस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस तो विस्कोसिटी ही होती है, ठीक है, और फ्लूइडिटी और नन ऑफ दीज। तो विस्कोसिटी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंसेस को ही मेजर करती है। सरफेस टेंशन जो है वो विस्कोसिटी का रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज आंसर नहीं है, क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्लूइडिटी। विस्कोसिटी का जो उल्टा होता है वो होता है फ्लूइडिटी। विस्कोसिटी मतलब विस्कस, ज्यादा विस्कस होने की वजह से फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है, और जो फ्लूइडिटी होती है उसका मतलब होता है बहना। फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी ऑफ फ्लोइंग। तो यहाँ पर जो इसका मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाह रही हूँ, ये है आपकी फ्लूइडिटी। यहाँ पे पानी जो है बह रहा है, पानी की जो फ्लो करने की एबिलिटी है दैट इज द फ्लूइडिटी। द रेसिप्रोकल ऑफ द विस्कोसिटी इज कॉल्ड द फ्लूइडिटी, अ मेजर ऑफ द ईज ऑफ फ्लो। ईज ऑफ मतलब कितनी आसानी से जो फ्लूइड है वो फ्लो कर सकता है। लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तो कितनी आसानी से जो फ्लो करता है कोई भी फ्लूइड, दैट इज द फ्लूइडिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द मैक्सिमम विस्कोसिटी। तो यहाँ पर आपको वाटर, एसीटोन, इथाइल एल्कोहल और ग्लिसरीन, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो वाटर होता है वो तो सबसे ज्यादा फ्लो करता है, फिर एसीटोन और इथाइल एल्कोहल भी फ्लो करते हैं। आपने देखा होगा लैब में आपने एसीटोन यूज किया होगा, तो जब लैब में आप एसीटोन यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपका जो एसीटोन होता है, जैसे ही आप उसे कॉटन में लेते हैं तो वो जल्दी से, बहुत ही जल्दी से उसकी एक दो ड्रॉप्स भी अगर हाथ में नीचे गिर जाती हैं तो वो आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, इथाइल एल्कोहल जो होता है वो भी फ्लो करता है। अगर हम ग्लिसरीन की बात करें तो आप देखते होंगे कि जो आपने ग्लिसरीन यूज की होगी कभी घरों में, स्किन में जो है वो ग्लिसरीन का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, तो वहां पे आप लोग सर्दियों में जरूर ग्लिसरीन यूज करते होंगे। तो देखा होगा कि ग्लिसरीन जो होती है थोड़ी सी विस्कस होती है, तो इसी वजह से जो ग्लिसरीन होती है उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कह रहे हैं लिक्विड है द मैक्सिमम विस्कोसिटी। तो जो ग्लिसरीन है उसकी विस्कोसिटी इन तीनों के कंपैरिजन में आपकी ज्यादा होती है। तो देख रहे हैं कि जो ग्लिसरीन होती है वो इसमें जो आपका जो बॉटल है उसमें रहती है, और जब आप इसको निकालते हैं तो इसकी जब ड्रॉप गिरती है तो वो गिरने में टाइम लगता है, वो थोड़ा सा विस्कस होती है। पानी जो है वो बहुत ही जल्दी फ्लो कर जाता है, और जो एल्कोहल्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे से फ्लो करते हैं, लेकिन जो ग्लिसरीन है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दीज थ्री, और यहाँ पे इसकी विस्कोसिटी होगी ज्यादा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा ग्लिसरीन। 24 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है द मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो जो मोलैरिटी होती है उसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम मोल्स प्रेजेंट होते हैं, यही होती है मोलैरिटी। कैपिटल M से इसको डिनोट किया जाता है, और मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है टेम्परेचर के बढ़ाने पर एक्सपैंड करता है, ठीक है, चेंज करता है, इंक्रीज करता है, तो इसीलिए जो मोलैरिटी होती है वो भी टेम्परेचर के बढ़ाने पर उस पर इफेक्ट आता है। ठीक है, लेकिन जो मोलैरिटी होगी, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन।
तो यहाँ पर मैं चाहूंगी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्लास 9th या 10th में आपने जरूर पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी, कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is the second most abundant series in the crude oil? तो कह रहे हैं इनमें से कौन सी सीरीज जो होती है वो क्रूड ऑयल में सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, यानी कि सेकंड प्लेस पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इनमें पाई जाती है देख लेते हैं। एल्केन्स है, आइसो एल्केन्स है, साइक्लो एल्केन्स है और ओलिफिन्स है। तो देखो फर्स्ट प्लेस पे कौन सी होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे सेकंड मोस्ट अबंडेंट सीरीज पूछी गई है। तो जो क्रूड ऑयल में होमोलोगस सीरीज होती हैं उनमें जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट सीरीज होती है वो होती है साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स की जो सीरीज होती है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट सीरीज होती है जो कि क्रूड ऑयल में पाई जाती है। तो क्रूड ऑयल में जो पहली सीरीज होती है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है उसका नाम आप सब लोगों को पता है, हिंट भी है यहाँ पर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो पहली सीरीज होती है जो कि मोस्ट अबंडेंटली क्रूड ऑयल में पाई जाती है वो कौन सी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्विक सिल्वर? लेड, जिंक, मर्क्यूरी और एल्यूमिनियम। तो क्विक सिल्वर हम किसे कहते हैं? तो देखो मर्करी इज नोन एज क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर जो है वो मर्क्यूरी को बोला जाता है। और मरकरी को आप देख सकते हैं कि इसमें ये कैसी होती है। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है एंड इट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, थर्मोस्टैट्स और बैरोमीटर्स में और बैटरीज में इसका यूज किया जाता है। तो क्विक सिल्वर जो है वो मर्क्यूरी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एडिशन पॉलीमर? कह रहे हैं इनमें से कौन सा पॉलीमर जो होता है वो एडिशन पॉलीमर होता है। तो जो बीएससी के कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि उन्होंने अगर पॉलीमर थोड़ा सा भी पढ़ा है, क्योंकि पॉलीमर पढ़ना आपके लिए जरूरी है अगर आप इस तरीके का IUCAL का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो कुछ नॉलेज आपको फर्टिलाइजर्स की, पॉलीमर्स की और जो आपके एनालिटिकल टेस्ट होते हैं उनकी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती हैं उनमें एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो मेन रिएक्शंस होती हैं। तो जो पॉलीइथाइलिन होता है या पॉलीथीन बोला जाता है वो आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बनाया जाता है और जो आपका बेकेलाइट होता है वो आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन इज दी पॉलीइथाइलिन और पॉलीथीन एक ही आपका बात है। यहाँ पे पॉलीथीन लिखा गया है, पॉलीइथीन अगर होता तो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होता। पॉलीथीन और पॉलीइथाइलिन ये तीनों एक ही चीज है और एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस? क्यूबिट, परसेक, एंगस्ट्रॉम और अमीटर। देखो अमीटर जो होता है, तो जो अमीटर होता है वो किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करता है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे हैं ये एमीटर का ही है। तो एमीटर किसी सर्किट में करंट को मेजर करता है। ठीक है, और यहाँ पे पूछी है यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो ये एक डिवाइस होती है जो कि करंट को मेजर करती है, इसीलिए जो एमीटर होगा वो इसका आंसर नहीं होगा। क्यूबिट जो होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं है लेंथ की, डिस्टेंस की, लेकिन क्यूबिट जो है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। परसेक भी होती है और एंगस्ट्रॉम भी होती है। तो परसेक के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। परसेक को पैरालेस्टिक सेकंड भी बोला जाता है और ये जो यूनिट होती है ये डिस्टेंस की यूनिट होती है और इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ वन आर्क सेकेंड। और ये जो आपका परसेक होता है इट इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। तो परसेक जो है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। एंगस्ट्रॉम की अगर हम बात करें तो वो भी आपकी डिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ पर क्यूबिट, परसेक और एंगस्ट्रॉम ये तीनों जो है ये डिस्टेंस की यूनिट है।
केवल अमीटर जो है वो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अमीटर इक्विपमेंट होता है और किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है salts of sorbic acids and propionic acids are used as antioxidant, flavoring agents, food preservatives, nutritional supplements। तो जो salts of sorbic acid होते हैं और propionic acids होते हैं वो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। तो जो भी आपने देखा होगा कि जितने भी आपके ये पिकल्स होते हैं, जो टॉप्स इंडस्ट्रीज हैं, मदर जो है आपकी मदर पिकल्स बनाती हैं, वो ये सारे जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो यही एसिड्स यूज करती हैं। सॉर्बिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओनली मटेरियल दैट कैन बी 100% रिसाइकल्ड। कह रहे हैं ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जिसे हम 100% रिसाइकल कर सकते हैं? पॉलीथीन बैग्स, सीमेंट, बैकेलाइट, एल्यूमिनियम केन्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो एल्यूमिनियम केन्स होती हैं दे आर मोस्ट रिसाइकल मटेरियल, दे कैन बी 100% रिसाइकल। ठीक है, तो इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं एंड दे कैन बी प्रोसेस्ड ओवर एंड ओवर अगेन, और बार बार हम इनको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जो आजकल आप लोग कोको कोला वगैरह पीते होंगे और ये जो आप लोग ये देख रहे हैं कि ये जो आप ड्रिंक्स वगैरह है आपकी जो आती हैं आजकल कोको कोला, तो ये जो होती हैं ये 100% रिसाइकलेबल केन्स होती हैं। तो जो एल्यूमिनियम है वो 100% रिसाइकल हो जाता है। जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो 100% रिसाइकल बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ठीक है, सीमेंट और बेकेलाइट भी जो होते हैं वो आपके जो होते हैं वो रिसाइकलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, बेकेलाइट जो होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बनाया जाता है, और जो है आपने देखा होगा कि जो आपके पैन्स होते हैं और जो कढ़ाइयाँ होती हैं उनमें बेकेलाइट के जो है हैंडल्स लगे रहते हैं। ठीक है, तो वो आपको गर्म फील नहीं होते हैं। तो बेकेलाइट्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि जो मटेरियल है ये आपका क्या होता है, थर्मोसेट प्लास्टिक होता है। ठीक है, तो जब आपकी कढ़ाई गर्म हो जाती है तो भी वो आपको गर्म जो है वो फील नहीं होती, क्योंकि वो सेट प्लास्टिक होता है, इसीलिए वो आपको गर्म फील नहीं होता है। तो एल्यूमिनियम्स की जो केन्स होती हैं वो 100% रिसाइकलेबल होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांक्यूलाइजर्स जो होती हैं, ट्रांक्यूलाइजर्स आपने नाम सुना होगा इनका। क्या करती हैं ये, क्या रिड्यूस करती है? फीवर, पेन, एंजाइटी एंड टेंशन, एलर्जी ड्यू टू हिस्टामाइंस। तो ये जो ट्रांक्यूलाइजर्स होती है ये आपकी जो होती हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं दे आर यूज टू रिड्यूस द एंजाइटी, फियर, टेंशन, एजिटेशन एंड रिलेटेड स्टेट्स ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर इन सारे प्रॉब्लम्स में ये दवाइयाँ जो है यूज की जाती हैं, ट्रांक्यूलाइजर्स। तो ट्रांक्यूलाइजर्स क्या करती हैं हम देख लेते हैं। ट्रांक्यूलाइजर्स जो है वो रिड्यूस करती हैं टेंशन और एंजाइटी को। ठीक है, तो फीवर और पेन में, नॉर्मल फीवर और पेन में हम ये यूज नहीं करते हैं, और अगर एलर्जी होती है हिस्टामाइंस की वजह से तो भी यूज नहीं की जाती है। एंजाइटी और टेंशन के लिए भी यूज की जाती हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। कह रहे हैं कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको इसका एक पिक्चर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है वो बहुत स्लो वर्क कर रहा है, और मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है इसमें, तो इस वजह से आप लोगों को ये पिक्चर्स अगर ना दिखाई दे रही हूँ तो आप जरूर बताइएगा। अदरवाइज आई ट्राइड माई बेस्ट, 1-2 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से वीडियो थोड़ा लेट भी हो गया है, और जिन लोगों को वीडियो में आवाज़ ना आ रही हो वो जरूर बताएं, फीडबैक जरूर दें। ठीक है, अदरवाइज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट फॉर ऑल द टेक्निकल इश्यूज टू सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यदि अभी तक आप लोगों ने गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।
ठीक है, तो अगर अभी तक भी तुम लोगों ने गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गेट केमिकल प्लैनेट को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वीडियोस को बनाने के लिए, तो अगर आप लोग लाइक करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो मैं भले ही उनका आंसर ना कर पाऊँ पर मैं उन पर वर्क जरूर करती हूँ। तो जितने भी कमेंट्स आप लोग करते हैं मैं उन पर कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन पर काम कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या होता है। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये देख रहे हैं आप, इसमें न्यूक्लियस दिखाया गया है और प्रोटॉन पे प्लस का साइन है और न्यूट्रॉन जो है आपका वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी इस तरीके के आसान क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में पूछा गया है विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग हैलोजेंस। तो कह रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है। तो देखो, जो फ्लोरीन होता है उसका साइज सबसे छोटा होता है और साइज के छोटे होने की वजह से क्या होता है कि जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया था कि मेरे लैपटॉप में ये इशू आया है, तो इससे क्या हो रहा है कि इससे बहुत जल्दी स्लाइड जो हो रही है बहुत धीरे धीरे मुझे इनको जो है मूव करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिएगा, 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ड्यू टू शॉर्ट बॉन्ड लेंथ द रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द हेलोजेंस ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो फ्लोरीन जो है वो हेलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, इसका आंसर होगा फ्लोरीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलपीजी इज अ हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ मीथेन ब्यूटेन, इथेन प्रोपेन, इथेन ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेस्पिरेशन प्रोसेस इज अ काइंड ऑफ विच रिएक्शन। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा होता है। तो जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेता है और एनर्जी जो होती है रेस्पिरेशन में रिलीज होती है। तो जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होगी वो होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी आपकी रेस्पिरेशन रिएक्शन, तो रेस्पिरेशन रिएक्शन जो होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। आयरन, निकिल, बिस्मिथ और कोबाल्ट। तो डायामैग्नेटिक के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, बिस्मथ हो गया और कॉपर है, ये सारे डायामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बिस्मथ। ठीक है, बिस्मथ जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 39 क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक। पॉलीथीन, नायलॉन, सेल्यूलॉइड, बेकेलाइट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो सेल्यूलॉइड है वो फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक है और सेल्यूलॉइड का जो यूज किया जाता है वो मैंने कई बार पहले भी वीडियोस में बताया है कि ये जो सेल्यूलॉइड होता है ये फोटोग्राफिक फिल्म में यूज किया जाता है। पहले इसका यूज किया जाता था कैमरों में। ठीक है, जो आपने रील वाले कैमरे देखे होंगे वहां पर इसका यूज किया जाता था। गिटार पिक्स में सेल्यूलॉइड का यूज किया जाता है, गिटार पिक्स बनाई जाती है सेल्यूलॉइड मटेरियल की, कोम्स बनाए जाते हैं और भी बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो सेल्यूलॉइड के होते हैं, डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे सेल्यूलॉइड होगा फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पेपर में आ चुके हैं, आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखकर जाएं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है
अल्ट्रासोनिक्स आर साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो जो मैं आपको बता देती हूँ कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स या फिर 20 किलो हर्ट्स। 20,000 हर्ट्स से ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स की। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन जो है वो आप लोग एक बार जरूर ध्यान से पढ़ें। Which of the following have the least penetrating power? Alpha particle, beta particle, gamma particle, none of these. तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो केवल पेपर को पेनिट्रेट कर सकते हैं, बीटा पार्टिकल पेपर और मेटल दोनों को पेनिट्रेट कर सकते हैं, और जो गामा पार्टिकल्स होते हैं वो पेपर को, मेटल को और कंक्रीट को और लेड को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होगी अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन की विजिबल रेंज पूछी गई है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा देती हूँ। ये जो पिक्चर में आपको दिख रही है, ये जो सेकंड नंबर की है, यह है विजिबल रेंज। फर्स्ट वाली है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट की दी गई है, विजिबल की दी गई है। तो विजिबल की कहाँ से स्टार्ट हो रही है? विजिबल की स्टार्ट हो रही है 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, 400 टू 700 नैनोमीटर जो है आप देख रहे हैं कि विजिबल लाइट की जो रेंज है वो होती है। इसके बाद आपका इंफ्रारेड स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो रेंज है आप इसे ध्यान से देख कर जाए। यहाँ पर मैंने पिक्चर आप लोगों के लिए लगा दिया है, आप इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो है इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो 400 टू 700 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर क्वेश्चन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अ मेजर्ड बाय, सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो किससे मेजर करते हैं? पायरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से या फिर बैरोमीटर से। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो मेजर की जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेट्रोलॉजिकल साइंस में यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, टू मेजर द ह्यूमिडिटी और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। तो यहाँ पर सो हाइग्रोमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ रडार, रडार के आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द रडार? तो रडार का जो आविष्कार था वो रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। यहाँ पर इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? तो मैं चाहूंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे इसका आंसर क्या होगा आप जरूर बताएं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करके बताएं कमेंट बॉक्स में। द बेस्ट एंड द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर रिस्पेक्टिवली। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है और पुअरेस्ट कंडक्टर कौन सा है। तो पहले आपको बेस्ट बताना है और फिर दूसरे नंबर पे आपको पुअरेस्ट कंडक्टर बताना है। तो जो सिल्वर होता है वो हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है और जो लेड होता है वो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट माना गया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मर्क्यूरी इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट का जो सबसे पुअर कंडक्टर होता है, पुअरेस्ट कंडक्टर होता है, वो होता है लेड। मरकरी पुअर कंडक्टर में आता है, कॉपर और एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर्स में आते हैं और सिल्वर बेस्ट कंडक्टर में आता है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन बन रहा है वो होगा सिल्वर बेस्ट होगा और लेड जो होगा वो पुअरेस्ट कंडक्टर होगा हीट का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है एस्पिरिन इज अ कॉमन नेम ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सैलिसाइलेट,
मिथाइल सैलिसाइलेट, एसिटाइल सैलिसाइलेट, सैलिसिलिक एसिड। तो जो एस्पिरिन होता है उसको बोला जाता है ASA। एस्पिरिन जो होता है उसको बोलते हैं ASA, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। It is a medication used to reduce the pain, fever और inflammation। तो ये पेन और फीवर के केस में भी यूज की जाती है और इन्फ्लेमेशन के केस में भी यूज की जाती है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप इसको कभी भी यूज मत करिएगा और ना ही अपने किसी फ्रेंड को यूज करने के लिए बोलिएगा, ठीक है। तो ये जो जितनी भी मेडिसिन होती हैं ये बनाई जाती हैं केमिकल इंजीनियरिंग के ही यूज से बनाई जाती हैं और केमिकल इंजीनियर भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज में वर्क करते हैं, एज अ केमिस्ट वर्क करते हैं। तो जो दवाइयों के कॉम्पोजिशन होते हैं वो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उनमें कौन कौन से कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से उनमें जो केमिकल्स होते हैं उनका कितना कॉम्पोजिशन रहता है। ये थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज के लिए आपको जानना चाहिए। तो जो एस्पिरिन होती है वो आपकी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कही जाती है, ASA इसको बोला जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिंक ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है या फिर एम्फोटेरिक होता है? तो देखो जिंक ऑक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक माना गया है क्योंकि जो जिंक ऑक्साइड होता है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक बिकॉज इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट। और एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है, तो इसीलिए जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 टॉर इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी mm ऑफ मर्क्यूरी? कह रहे एक टॉर जो होता है वो कितने mm ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होता है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चार्ट दिया हुआ है मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। तो 1 पास्कल भी दिया हुआ है, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट में दिया गया है, PSI में भी दिया हुआ है, टेम्परेचर बार में दिया गया है, टॉर में दिया गया है। एक एटमॉस्फेयर होता है 760 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर एक टॉर जो होता है वो 1 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज यूज टू इंटरप्ट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ विच? कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज यूज किया जाता है वो किस चीज को रोकने के लिए किया जाता है, किस चीज को इंटरप्ट करने के लिए, एक्सेसिव इंटरप्शन को रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इंडक्टेंस, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस होता है एंड इट ऑपरेट्स टू प्रोवाइड ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी इलेक्ट्रिक करंट में अगर एक्सेसिव करंट होती है, उसका फ्लो बढ़ते हुए लगता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज टू इंटरप्ट द एक्सेसिव करंट। इंटरप्ट का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो एक्सेसिव करंट के फ्लो को रोकने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक नंबर इज अ मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? स्टैटिक प्रेशर, वॉल्यूम, हीट ट्रांसफर। तो देखो जो मैक नंबर होता है ना वो स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो स्टैटिक प्रेशर को मेजर नहीं करता है, वॉल्यूम को भी मेजर नहीं करता है, हीट ट्रांसफर को भी मेजर नहीं करता है। तो स्पीड जो है उसको मैक नंबर जो है वो मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्पीड। मैक नंबर इज अ मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इट इज द मेजर ऑफ स्पीड। 52 क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर? जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका यूज किसको मेजर करने में किया जाता है? टाइम, डायमेंशन, साउंड, टेम्परेचर। तो देखो वर्नियर कैलिपर से कभी भी आपने टाइम मेजर नहीं किया होगा, साउंड मेजर नहीं की होगी, टेम्परेचर मेजर नहीं किया होगा। वर्नियर कैलिपर जो होता है वो डायमेंशंस को यूज करने के लिए किया जाता है, डायमेंशंस को मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो है डायमेंशंस।
53 क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एटॉमिक एनर्जी, सोर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी। आयरन, यूरेनियम, सिल्वर और प्लेटिनम। तो जो यूरेनियम होता है वो आपका सोर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके IOCL के अप्रेंटिसशिप एग्जाम में। जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो आप जितने भी स्टूडेंट BSc केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ वाले हैं यहाँ पर प्रेजेंट है, वीडियो के अंत तक वो मेरे साथ बने रहे। अभी कुछ क्वेश्चन जो है वो रह गए हैं डिस्कस करना। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे BSc के हैं उनके लिए आगे भी वीडियोस जो हैं गेट केमिकल प्लैनेट के माध्यम से आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिप्लोमा, BSc, BTech और MTech के जो कैंडिडेट्स हैं वो गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब करें और चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन कैंडेला, डायोप्टर, इयन, ल्यूमेन। तो किसी भी लेंस की जो पावर होती है वो डायोप्टर्स में मेजर की जाती है। ठीक है, डायोप्टर जो होती है वो यूनिट होती है लेंस की पावर को मेजर करने के लिए। ये आपने क्लास 9, 10th, 11th, 9th और 10th में जरूर पढ़ा होगा आपने। CBSE बोर्ड के अगर आप हैं तो वहां पर आपने जो लाइट का चैप्टर पढ़ा होगा उसमें क्लास 10th में ये पढ़ा होगा डायोप्टर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसे CT स्कैन बोला जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो कौन सी रेस होती है वो CT स्कैन में यूज की जाती है। रेडियो वेव्स, एक्स रेस, इंफ्रारेड रेस या फिर कॉस्मिक रेस। तो जो आपकी CT स्कैन होता है जिसे हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं, ये एक इमेजिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, इट यूजेस स्पेशल एक्सरे इक्विपमेंट टू क्रिएट डिटेल पिक्चर्स और स्कैन्स ऑफ एरियाज इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पर एक्सरे यूज की जाती है। ठीक है, और एक्सरेज जो होती हैं वो एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है जिसमें ये एक्सरेज जो होती है यूज की जाती है। अगर अभी कभी किसी का आपकी फैमिली में या आपने कभी किसी का देखा हो CT स्कैन होते हुए, तो ये एक मशीन रहती है जहाँ पर इसको बोलते हैं CT स्कैन मशीन होती है। तो यहाँ पर इसमें एक्सरेज यूज की जाती हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि पिक्चर्स जो होती हैं बॉडी के जो इनसाइड पार्ट्स होते हैं उसको वो स्कैन कर देती है उनकी पिक्चर्स को। तो ये यूज किया जाता है एक्सरेज। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा एक्सरेज। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है क्या कहलाता है? तो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो देखो, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, और द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड। तो जो पावर होता है वो फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो जो पावर रहेगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। वर्क नहीं होगा, एनर्जी भी नहीं होगा, मोमेंटम भी नहीं होगा, पावर होगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स। कह रहे इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, किस चीज को कन्वर्ट करती है, कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, और नन ऑफ दिस। तो देखो, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बोलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो जो बोलोमीटर होता है वो वेलोसिटी को मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेजर करता है, या फिर वेवलेंथ को मेजर करता है। तो बोलोमीटर का पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बोलोमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द पावर ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो बोलोमीटर होता है वो एक डिवाइस होती है जो कि यूज की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेजर करने के लिए।
ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये बोलोमीटर कहलाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बोलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेजर करता है बोलोमीटर। ठीक है, आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगी है ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज रिलेटेड टू माय लैपटॉप। तो यहाँ पे क्या हो पा रहा है कि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है और पूरी कोशिश की गई है कि आप लोगों को वीडियो में आवाज जो है वो बहुत ही क्लियर आए। कुछ आप लोगों को अगर कोई भी टेक्निकल इशू है आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को बहुत ही अच्छा से बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैं चाहूंगी कि ये जो दो क्वेश्चन है 59 और 60, आप इन क्वेश्चन का आंसर खुद से करके बताएं। और मैं देखना चाहती हूँ कि सबसे पहले बीएससी वाले कौन से स्टूडेंट ने आंसर जो है सबसे पहले किया है, और अगर वो कोई कमेंट करेंगे तो उनके कमेंट का आंसर सबसे पहले किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आंसर करेंगे उनके कमेंट का आंसर देने का मैं पूरी कोशिश करूंगी। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर इज, कह रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस। 4 फोर्सेस आपको दिए गए हैं। तो आपको पता होगा कि जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आप लोग जरूर करके बताइए। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट, कह रहे हैं जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड की वो कहाँ पर ज्यादा होती है? पोल्स पर, इक्वेटर्स पर, या फिर अर्थ के सेंटर पर, या फिर सरफेस पर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 11th में जहां पर ग्रेविटेशन पढ़ा होगा वहां पर आपने जरूर पढ़ा होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कहाँ पर मैक्सिमम होती है? पोल्स पर, इक्वेटर्स पर, या फिर अर्थ के सेंटर पर, या फिर अर्थ की सरफेस पर। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तब तक हम आपके साथ नए वीडियोस के साथ आपके साथ जरूर आएंगे और नए नए वीडियोस में आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के लिए आते रहेंगे। डिप्लोमा, केमिकल और बीएससी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्जाम 21 नवंबर को होने वाला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप लोगों का एग्जाम कुछ पोस्टपोन होने के चांसेस हैं तो आप अपना एग्जाम पोस्टपोन की डेट जरूर बताएं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर मेरे साथ बने हुए हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस जल्दी से जल्दी बनाए जाएं। तो यहाँ पर थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।